तात्या टोपे 1857 के भारतीय विद्रोह के सदस्य थे। उन्होंने कमांडर के रूप में कार्य किया और अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय सैनिकों की एक सेना का नेतृत्व किया। वे बिठूर के नाना साहब के परम भक्त थे और ब्रिटिश सेना द्वारा नाना को जबरन छोड़ने के बाद भी उनके लिए लड़ते रहे। तात्या ने जनरल विंडहैम को कानपुर से भागने पर मजबूर कर दिया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर कब्जा बनाए रखने में मदद की। तात्या टोपे को देश के सर्वश्रेष्ठ विद्रोही सेनापतियों में से एक माना जाता है और भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण नाम, जिन्होंने देश के लिए अपने साहस और कार्यों से पूरे देश पर अपनी छाप छोड़ी। आइए तात्या टोपे के जीवन और 1857 के भारतीय विद्रोह से उनके जुड़ाव के बारे में और जानें, क्योंकि उन्हें एक भारतीय महानायक के रूप में जाना जाता है। तात्या टोपे, जिन्हें तात्या टोपे या तांतिया टोपे भी कहा जाता है, 1867 के भारतीय विद्रोह के एक नेता थे। उनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। औपचारिक सैन्य प्रशिक्षण के अभाव के बावजूद वे विद्रोहियों के सबसे कुशल और कुशल सेनापति थे। तांतिया टोपे मराठा संघ के पूर्व पेशवा शासक बाजीराव और उनके दत्तक पुत्र नाना साहिब की सेवा में एक मराठा ब्राह्मण थे, जो विद्रोह में एक प्रमुख व्यक्ति थे। वे कानपुर में ब्रिटिश उपनिवेश में नाना साहिब द्वारा किए गए नरसंहार के समय मौजूद थे और उन्होंने नवंबर 1857 की शुरुआत में ग्वालियर राज्य की विद्रोही सेनाओं की कमान संभाली थी और 27 से 28 नवंबर को जनरल सीए विंडहैम को कानपुर की अपनी गढ़ों में घुसने पर मजबूर कर दिया था। सर कॉलिन कैंपबेल ने 6 दिसंबर को तात्या टोपे को पराजित किया, लेकिन वे कालपी में ही रुके रहे, जहां उनकी हार हुई थी। मार्च 1858 में जब शहर की रानी लक्ष्मीबाई को ब्रिटिश सेना ने घेर लिया था, तब वे झांसी की सहायता के लिए आए। एक बार फिर पराजित होने के बाद उन्होंने कालपी में भागती हुई रानी का स्वागत किया और फिर 1 जून को ग्वालियर की ओर सफलतापूर्वक धावा बोला। 19 जून को उनकी सेनाएं पराजित हो गईं, लेकिन वे जंगल में एक गुरिल्ला योद्धा के रूप में तब तक लड़ते रहे जब तक कि अगले अप्रैल में उन्हें धोखा नहीं दिया गया। शिवपुरी में उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। तात्या टोपे, जिन्हें रामचंद्र पांडुरंग टोपे के नाम से भी जाना जाता है, 1857 के भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, में एक प्रमुख व्यक्ति थे। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारत के प्रतिरोध के सबसे नाटकीय उदाहरणों में से एक था। व्यक्तिगत जीवन तात्या टोपे कौन है और उनका निजी जीवन कैसा था? हिंदी और मराठी में लिखी गई लघु कथाओं के अलावा तात्या टोपे के निजी जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है। अंग्रेजी में लिखी गई कहानियां मुख्यतः 1857 के भारतीय विद्रोह का वृत्तांत है। तात्या टोपे का जन्म रामचंद्र पांडुरंगा के रूप में हुआ था और उन्हें टोपे की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ है कमांडिंग ऑफिसर, और संभवतः यह हिंदी शब्द टोपे से लिया गया है, जिसका अर्थ तोप या तोपखाना होता है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार तात्या टोपे के पिता पांडुरंगा थे, जो वर्तमान महाराष्ट्र के पाटोदा जिला नगर के झोला परगन्ना के निवासी थे। जन्म से टोपे एक मराठा वशिष्ठ ब्राह्मण थे। एक सरकारी नोट में उन्हें बड़ौदा का मंत्री बताया गया था, जबकि दूसरे में उन्हें नाना साहब कहा गया था। तात्या टोपे को उनके मुकदमे के एक गवाह ने औसत कद काठी, गेहुआ रंग और हमेशा सफेद चुकरीदार पगड़ी पहने रहने वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया था। तात्या टोपे ने नाना साहेब के सहयोग से गुप्त रूप से ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का आयोजन किया। मई 1853 में तात्या को कानपुर में तैनात ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। अपने प्रभावशाली गुरिल्ला योद्धा कारनामों से तात्या सैन्य मुठभेड़ों में विजयी हुए। बाद में उन्होंने अपना मुख्यालय कालपी में स्थानांतरित कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई के सहयोग से ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। हालांकि इससे पहले कि वह अपना स्थान सुरक्षित कर पाते, वह जनरल रोज से हार गए, जिसके परिणाम स्वरूप रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण था। तब से वह अपनी कुख्यात गुरिल्ला रणनीति से अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को परेशान करते रहे हैं। टोपे ने ब्रिटिश सेना पर कई आश्चर्यजनक हमले किए,
2800 मील की मैराथन दौड़, जो कई पहाड़ियों, नदियों, पेड़ों और पर्वतों से होकर गुजरी, में सेना टोपे को पकड़ नहीं सकी। 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे की भूमिका इस लेख में, जहां हम तात्या टोपे से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत करेंगे, हम 1857 के विद्रोह पर चर्चा करेंगे, जिसकी वीरता और साहस आज भी भारतीयों को प्रेरित करते हैं। 5 जून 1857 को कानपुर में हुए विद्रोह के बाद नाना साहब विद्रोहियों के नेता बने। 25 जून 1857 को ब्रिटिश सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें नदी के किनारे स्थित सती चौरा घाट पर ले जाया गया, जहां उनका नरसंहार किया गया। जून के अंत में नाना को पेशवा घोषित किया गया। जनरल हैवलॉक ने नाना की सेनाओं से 2 बार युद्ध किया, तीसरी बार पराजित हुए और गंगा पार करके अवध जाने से पहले बिठूर चले गए। बिठूर से तात्या टोपे ने नाना साहब के नाम पर कार्य करना शुरू किया। नाना साहब बंदियों के जरिए अंग्रेजों से बातचीत करने को राजी हो गए। जनरल हेनरी हैवलॉक की कमान में इलाहाबाद से कंपनी की सेनाएं कानपुर की ओर लगातार बढ़ती गईं। उनकी बढ़त रोकने के लिए भेजी गई नाना साहब की सेनाएं हार गईं। 15 जुलाई को हत्या करने का आदेश दिया गया। घटना का विवरण, जैसे कि नरसंहार का आदेश किसने दिया, अज्ञात है, लेकिन आम तौर पर माना जाता है कि तात्या टोपे ने यह आदेश दिया था। दूसरी ओर कुछ इतिहासकारों ने यह स्वीकार किया कि उन्हें संदिग्ध हत्याओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। क्रिस्टोफर हिबर्ट के अनुसार तात्या टोपे ने विद्रोहियों से 33 ब्रिटिश महिलाओं और बच्चों को बचाया था। अंग्रेजों द्वारा ग्वालियर पर कब्जा करने के बाद टोपे और नाना साहब के भतीजे राव साहब राजपूताना भाग गए। वह टोंक की सेना को अपने साथ आने के लिए राजी करने में सफल रहे। वह बूंदी नहीं पहुंच सके और दक्षिण की ओर उड़ान भरने की घोषणा करने के बाद पश्चिम में नीमच की ओर कूच कर गए। कर्नल होम्स ने उनकी तलाश में एक ब्रिटिश उड़ान टुकड़ी का नेतृत्व किया और राजपूताना में ब्रिटिश कमांडर जनरल अब्राहम रॉबर्ट सांगानेर और भीलवाड़ा के बीच एक बिंदु पर विद्रोहियों पर हमला करने में सफल रहे। टोपे एक बार फिर मैदान छोड़कर भाग गए। इस बार उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 13 अगस्त को एक हिंदू मंदिर में दर्शन करने के बाद बनास नदी पर अपनी सेनाएं तैनात कीं। रॉबर्ट्स की सेना ने उन्हें फिर से हरा दिया और टोपे भाग गए। चंबल नदी पार करके वह झालावाड़ राज्य के झालरा पाटन पहुंचे। बनास नदी पर खोए अपने हथियारों की भरपाई करने में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने राज्य की सेना को राजा के विरुद्ध विद्रोह के लिए उकसाया था। इसके बाद टोपे अपनी सेना लेकर इंदौर पहुंचे, लेकिन जब वे सिरोंज की ओर भागे तो जनरल जॉन मिशेल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने उनका पीछा किया। उनके साथ अब भी राव साहब थे और दोनों अपनी सेनाओं को विभाजित करने पर सहमत हो गए। टोपे चंदेरी गए और राव साहब एक छोटी सेना के साथ झांसी गए। हालांकि अक्टूबर में वे फिर से मिले और छोटा उदयपुर में एक बार फिर हार गए। जनवरी 1859 तक वे जयपुर राज्य में थे और उन्हें 2 और हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद टोपे अकेले ही पारोन के जंगलों में भाग गए। इस दौरान उनकी मुलाकात नरवर के राजा मानसिंह और उनके परिवार से हुई और उन्होंने उनके साथ रहने का फैसला किया। मानसिंह का ग्वालियर के महाराजा के साथ संघर्ष हुआ और अंग्रेज उन्हें महाराजा के प्रतिशोध से बचाने के लिए उनके जीवन और उनके परिवार की सुरक्षा के बदले आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने में सफल रहे। इसके बाद टोपे अकेले रह गए। 20 जून 1858 को तात्या ने ग्वालियर छोड़ दिया। उनके पास सेना और साजो सामान दोनों का अभाव था। राव साहब और बांदा के नवाब ही उनके बचे हुए सहयोगी थे और उनके अनुयायी बहुत कम थे। फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह दक्षिण की ओर उड़ान भरना चाहते थे और पेशवा के नाम पर विद्रोह के लिए दक्षिण भारत के शासकों और नागरिकों का सक्रिय समर्थन जुटाना चाहते थे। इस मिशन को अंजाम देने के लिए वह नर्मदा नदी की ओर बढ़े, जिसे पार करके वह दक्षिण की ओर जाने वाले थे। वह ऐसा नहीं कर सके क्योंकि अंग्रेज उन्हें ऐसा करने नहीं दे रहे थे। पीछा करती हुई अंग्रेजी सेना अंततः 14 अगस्त को कोठरा में तात्या से जा मिली। तात्या आगामी युद्ध में पराजित हुए और उन्हें हथियार डालने पड़े।
भागते समय अंग्रेजी सेना ने उनका पीछा किया। तात्या एक बार फिर चंबल की ओर चल पड़े। उनका पीछा कर रही अंग्रेजी सेना के अलावा एक दूसरी सेना उनके दाहिनी ओर से उन पर चढ़ाई कर रही थी। एक तीसरी सेना चंबल के किनारे खड़ी थी, उनका सीधा सामना कर रही थी। लेकिन अद्भुत कौशल और गति के साथ उन्होंने उन सबको चकमा देते हुए अंग्रेजी सेना की स्थिति से कुछ ही दूरी पर पहुंचकर चंबल पार कर ली। तात्या और पीछा कर रही अंग्रेजी सेना अब चंबल नदी द्वारा अलग हो गई थी। दूसरी ओर तात्या ने अपने हथियार खो दिए थे और उनके पास रसद भी नहीं थी। वे तुरंत झालरा पाटन के लिए रवाना हो गए। झालरा पाटन के राजा अपनी सेना और हथियारों के साथ तात्या पर आक्रमण करने के लिए निकले। हालांकि जब उनकी सेना का सामना तात्या से हुआ तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप तात्या को और अधिक सैनिक, बंदूकें और रसद मिल सकी। जब वे झालरा पाटन के लिए रवाना हुए तो उनके पास एक भी बंदूक नहीं थी। अब उनके पास 32 बंदूकें थीं। उन्होंने रक्तहीन विजय प्राप्त की थी और अपनी युद्ध निधि के लिए उन्होंने शक्तिहीन राजा से 15 लाख रुपये मांगे। अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए वे झालरा पाटन में 5 दिन रुके। फिर उन्होंने राव साहब और उनके साथ मौजूद बांदा के नवाब से परामर्श करने के बाद नर्मदा नदी पार करने का पुनः प्रयास करने का निर्णय लिया। अंग्रेजों ने तात्या को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल बिछाया जो अब इंदौर जा रहे थे। 6 सबसे सक्षम अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट्स, होम्स, पार्क, मिशेल, होप और लॉकहार्ट अब एक साथ तात्या को घेरने की कोशिश कर रहे थे। तात्या और उनकी सेना का कई बार अंग्रेजों ने पीछा किया, लेकिन तात्या फिर भी बच निकलने में कामयाब रहे। मिशेल की अंग्रेज सेना ने रायगढ़ के पास तात्या पर हमला किया। तात्या ने थोड़े संघर्ष के बाद अपने 30 हथियार छोड़ दिए और बच निकलने में कामयाब रहे। बाद में उत्तर की ओर बढ़ते हुए उन्होंने 4 हथियार हासिल कर लिए। उन्होंने सिंधिया के क्षेत्र में प्रवेश किया और ईसागढ़ पर आक्रमण कर हल्के हथियार छीन लिए। तात्या का अंतिम लक्ष्य और मिशन किसी भी हालत में नर्मदा नदी पार करना था और अंग्रेज उन्हें बार बार घेर कर उनसे बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तात्या ने अंततः नर्मदा पार की। इसके बाद तात्या ने अपनी सेना को 2 अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया। एक का नेतृत्व वे स्वयं कर रहे थे, जबकि दूसरी का प्रभार राव साहब के हाथों में था। दोनों आगे बढ़े, लेकिन अलग अलग रास्तों से। कई जगहों पर अंग्रेजी सेनाओं ने उनका रास्ता रोका, लेकिन वे लड़ते हुए ललितपुर पहुंच गए, जहां वे दाखिल हुए। हालांकि वे 5 अंग्रेजी टुकड़ियों से घिरे हुए थे। मिशेल की सेना दक्षिण में, कर्नल लिडेल की सेना पूर्व में, कर्नल मीड की सेना उत्तर में, कर्नल पार्क की सेना पश्चिम में और जनरल रॉबर्ट्स की सेना चंबल की दिशा में थी। फिर तात्या ने अंग्रेजों को चकमा देने के लिए एक चाल चली। वह दक्षिण की ओर रुके, फिर मुड़े और उत्तर की ओर फिर से चल पड़े। अंग्रेजों को यह भ्रम हो गया कि तात्या ने दक्षिण की ओर जाने का अपना प्रयास छोड़ दिया है, इसलिए वे निश्चिंत हो गए। तात्या ने अचानक मुड़कर अविश्वसनीय गति से बेतवा नदी पार की। खजूरी में उन्होंने रायगढ़ जाने से पहले एक विरोधी अंग्रेज टुकड़ी से मुकाबला किया। वह रायगढ़ से दक्षिण की ओर धनुष से छूटे तीर की तरह तेजी से बढ़े। इन रणनीतियों ने अंग्रेजों को भ्रमित कर दिया। मिशेल तात्या के पीछे से दौड़े, जबकि जनरल पार्क एक दिशा से दौड़े। दूसरी ओर उनमें से कोई भी तात्या को नर्मदा नदी तक पहुंचने और होशंगाबाद के पास उसे पार करने से नहीं रोक सका। उन्होंने दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित युद्ध रणनीतिकारों को भ्रमित कर दिया था। इतिहासकार मैलेसन के अनुसार इस योजना की दृढ़ता से प्रभावित हुए बिना रहना मुश्किल है। एक बार भागते समय उनकी मुलाकात नरवर के राजा मानसिंह से हुई और वे जल्द ही उनके मित्र बन गए। मानसिंह का ग्वालियर के महाराजा से झगड़ा हो गया था और अंग्रेज उन्हें महाराजा से सुरक्षा के बदले टोपे को सौंपने के लिए मनाने में कामयाब रहे। अंततः टोपे को उनके सबसे करीबी सहयोगियों में से एक मान सिंह ने धोखा दिया और जनरल नेपियर की ब्रिटिश भारतीय सेना ने उन्हें हरा दिया। 7 अप्रैल 1849 को उन्हें ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद टोपे ने साहसपूर्वक अपने कृत्य को स्वीकार किया
और कहा कि उन्हें कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया वह अपनी मां के लिए था। 18 अप्रैल 1851 को उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई। तात्या टोपे की जीवनी बेहद दिलचस्प है। वे एक योद्धा थे जिन्हें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। वे नाना साहब के समर्थक थे, जो एक अन्य विद्रोही भारतीय नेता थे। 1857 का सिपाही विद्रोह, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी, तात्या टोपे की जीवनी में महत्वपूर्ण है। लेकिन अंततः अप्रैल 1859 में विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। 18 अप्रैल 1859 शिवपुरी, मध्य प्रदेश में उन्हें फांसी दे दी गई। वक्त पर उन्होंने कहा, मेरा शरीर भले खत्म हो जाए, पर मेरी आत्मा हमेशा भारत की आजादी के लिए जिएगी। तात्या टोपे ने हमें सिखाया, साहस, चतुराई और मातृभूमि के लिए बलिदान ही असली आजादी का रास्ता है। जय हिंद।